Good morning, students. This is Kaveri Kathuria here. Welcome to my YouTube channel. Now today we will discuss about the farming in the Palampur. As we know कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को. अब हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर कि पालमपुर गांव में जो है फार्मिंग कैसे की जाती है. सबसे पहले देखें कि क्या कहता है लैंड इज़ फिक्स्ड. ये मानकर चलता है कि जो लैंड है वो फिक्स रहता है और ये फैक्ट भी है कि जो आपका लैंड रहता है, लैंड का एरिया जो है आपका फिक्स्ड ही रहता है, आप उसे बढ़ा नहीं सकते. राइट. तो देखिए क्या कहता है कि फार्मिंग जो एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर गांव में और 75% ऑफ पीपल जो है डिपेंड करते हैं फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए. दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर. ये किसान भी हो सकते हैं या फिर कोई लेबर हो सकती है जो उस गाँव में काम करती हो. जो वेल बींग होता है इन गांव का, वेल बींग ऑफ दीज पीपल इस क्लोजली रिलेट करता है किससे, प्रोडक्शन ऑन द फार्म में. जो उनके फार्म में प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर उनकी वेल बींग डिपेंड करती है. इट मीन्स अगर फसल अच्छी होगी तो उनकी वेल बींग भी अच्छी रहेगी. बट रिमेंबर दैट कि यहाँ पर कुछ बेसिक कंस्टेंट रहते हैं जो प्रोडक्शन के फैक्टर में, प्रोडक्शन प्रोसेस में एक बेसिक कंस्टेंट क्या रहता है कि लैंड जो है आपका फिक्स रहेगा. लैंड का एरिया जो है आप बढ़ा नहीं सकते हैं. राइट. तो क्या कहता है कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड. और यही एक मेजर प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द लैंड को लेकर. एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी ज़मीन को बढ़ा नहीं सकते. ज़मीन को बढ़ा नहीं सकते का क्या मतलब है कि मान लीजिए जैसे कोई बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग में तो क्या करते हैं हम कि एक फ्लोर पे दूसरा फ्लोर बना सकते हैं, लेकिन फसल के ऊपर तो आपके पास अगर इतना ही लैंड का एरिया है तो आपको इसी पे अपनी फसल उगानी पड़ेगी. अब फसल के ऊपर फसल तो आप नहीं उगा सकते ना. तो ये क्या मतलब है कि आपके पास जितना एरिया अवेलेबल है वो आपका फिक्स्ड रहता है. सिंस 1966 की अगर हम बात करते हैं पालमपुर की, तो यहाँ पर जो है देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है. वो लैंड एरिया जो फसल के लिए खेती के लिए प्रयोग में किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है. By then, some of the wasteland in the village has been converted to cultivable land. कहते हैं कि हालांकि जो है वेस्ट लैंड को भी कन्वर्ट किया गया है किसमें, कल्टिवेबल लैंड में. मतलब कि जो ज़मीन खराब पड़ी थी उसे हमने जो है प्रयोग में लाने के लिए, प्रयोग में लाकर उसे इस लायक बनाया कि उसके ऊपर खेती बाड़ी की जा सके. उसे कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप. अब इसके आगे कोई स्कोप नहीं है कि जिसमें हम अपनी लैंड को इंक्रीज़ कर सकें, टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन, जहाँ पर हम फार्म प्रोडक्शन कर सकें बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन. इट मीन्स कि जितनी भी लैंड प्रयोग में लाई जा सकती थी वो ले आए. अब लैंड नहीं है ऐसी और आपके पास ज़मीन अवेलेबल नहीं है जिसको आप खेती के लिए प्रयोग में ला सकें. राइट. तो आपसे अगर एग्ज़ाम में ये पूछता है कि लैंड का मेजर कांस्टेंट क्या है, ऐसा मेजर फैक्टर क्या है जो लैंड की रिगार्डिंग है, और आपका क्या कहेंगे कि लैंड जो है फिक्स्ड नेचर की है. यही एक मेजर प्रॉब्लम है. नेक्स्ट देखिए लैंड को मेज़र कैसे करते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट में लैंड को मेज़र किया जाता है हेक्टेयर में. राइट. तो लैंड को किस में मेज़र करते हैं, हेक्टेयर में. और आप देखेंगे कि आपके लोकल एरिया में कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे बीघा और गुंठिया. कई लोग बीघा में मेज़र करते हैं अपनी ज़मीन को और कुछ लोग गुंठिया में मेज़र करते हैं. ठीक है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक पॉइंट और क्या याद रखना है यहाँ पर कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है. तो 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर. किसका स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स. राइट. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लैंड को मेजर किस में किया जाता है, हेक्टेयर में, और 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है. सो यू हैव टू आंसर एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइडेड मेजरिंग 100 मीटर्स. तो इसमें बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी है. नेक्स्ट आपका पॉइंट कहता है कि क्या लैंड को बढ़ाया जा सकता है. इट मीन्स कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि जितनी ज़मीन आपके पास अवेलेबल है, मान लीजिए कि इतनी ज़मीन अगर आपके पास अवेलेबल है, आप उसके ऊपर खेती बाड़ी करते हैं और जितनी भी फसल आपके वहाँ उगती है उसके ज़मीन पर, तो क्या उससे ज़्यादा फसल उगाई जा सकती है. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. अगर हम आज की बात करें तो हम इसका आंसर देंगे येस, कि आप एक ही ज़मीन पर जितनी फसल पहले उगाई जा सकती थी, अब अगर देखा जाए तो उसके ऊपर ज़्यादा फसल उगाई जा सकती है यदि आप इफ़ यू यूज़ द मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग. राइट. अगर आप मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आप इंक्रीज़ कर पाएंगे. अब यहाँ कंसेप्ट देखिए क्या कहते हैं कि डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं और फैसिलिटीज़ भी आजकल अवेलेबल होती हैं. तो मेन पॉइंट आपका क्या कहता है यहाँ पर कि
पालमपुर गांव की अगर हम बात करते हैं तो पालमपुर गांव किसको रिसेंबल कर रहा है? वो रिसेंबल अ विलेज किसका? ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसे हम ये मानकर चल रहे हैं कि पालमपुर गांव यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूपी का कोई गांव है और ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, और जितनी भी ज़मीन है उसको कल्टिवेट किया जा चुका है। अब ऐसी कोई ज़मीन नहीं बची है, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडियल, कि जिसे अब खेती बाड़ी के लिए प्रयोग में लाया जा सके। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, अगर रेनी सीज़न की अगर हम बात करते हैं जिसे हम खरीफ कहते हैं, कि फार्मर वहाँ पर ज्वार और बाजरा, जो ज्वार और बाजरा जो है उगाया जाता है रेनी सीजन्स में, और दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड्स, और ये कैटल के फीड के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और इसके बाद कहता है कि रेनी सीजन के बाद अक्टूबर और दिसंबर में जो है पोटैटो भी जो है उगाए जाते हैं। और इसके बाद अगर हम विंटर सीजन की बात करते हैं, रबी की बात करते हैं जब, तो फील्ड्स आर सो विथ वीट, और यहाँ पर जो है विंटर सीजन में जो गेहूँ भी उगाई जाती है, राइट। तो 3 चीज़ों की बात कर दी। सबसे पहले कहते हैं कि रेनी सीजन में आप देखेंगे कि जो ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। उसके बाद अक्टूबर एंड दिसंबर में पोटैटोज़ की भी क्रॉप जो है ग्रो की जाती है। आफ्टर देन अगर हम बात करते हैं विंटर्स की, जिसे रबी कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या कहता है कि वीट को भी प्रोड्यूस किया जाता है। फार्मर्स जो है गेहूँ भी उगाते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं कि गेहूँ जब उगाया जाता है तो वो कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन, अपने घर में प्रयोग करने के लिए भी वो लोग जो है पहले बचा कर रखते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है, सरप्लस होता है, उसको सेल कर देते हैं मार्केट में। और कहाँ सेल किया जाता है? रायगंज मार्केट में। और रायगंज मार्केट कौन सी है? जो हमने पहले पढ़ी थी कि पालमपुर गांव कनेक्ट करता है किससे? एक तो रायगंज से और दूसरा शाहपुर से। तो ये क्या कहते हैं कि वीट को कहाँ सेल किया जाता है? रायगंज में। तो यहाँ पर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फार्मर्स जो अपना सरप्लस वीट था वो कहाँ सेल किया करते थे? रायगंज में। A part of the land is also devoted to sugarcane which is harvested once every year। क्या कहते हैं कि लैंड का एक हिस्सा किसके लिए यूज़ किया जाता है? शुगर केन के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखनी है कि आपका रेनी सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है, उसके बाद अक्टूबर एंड दिसंबर में कौन सी, विंटर सीजन में कौन सी उगाई जाती है, उसके बाद पोटैटो कब उगाया जाता है, और फिर कहता है कि लैंड के एक एरिया पर, एक लिमिटेड एरिया पर कौन सी फसल उगाई जाती है? शुगर केन भी उगाया जाता है। Sugarcane in its raw form और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शुगर केन जो है या तो अपने रॉ फॉर्म में या फिर उसका जैगरी बनाकर सेल किया जाता है ट्रेडर्स को। कहाँ पर? शाहपुर में। तो बेसिक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि शाहपुर में क्या सेल किया जाता था और रायगंज में क्या सेल किया जाता था। रायगंज में जो फार्मर्स अपनी एक्स्ट्रा वीट जो होती थी, जो गेहूँ उनके यूज़ में नहीं होता था, एक्स्ट्रा होता था, तो वो सेल करते थे। और शाहपुर में क्या चीज़ बेची जा रही है? शुगर केन। नेक्स्ट देखिए, द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। कहता है कि मेन कारण क्या है कि जो पालमपुर गांव है उसके अंदर हम 3 डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को जो है वो ग्रो कर पा रहे हैं एक ही साल में, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास, हम ये मानकर चल रहे हैं कि वहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इरिगेशन सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए वो सभी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, और ये मानकर चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी भी जो है क्या कहता है कि पालमपुर गांव में बहुत पहले आ गई थी, जिसका मेजर इम्पैक्ट क्या था कि ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन के सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया गया। अब ट्रांसफॉर्म कैसे किया गया? सी person wheels were till then used by the farmers to draw water from the wells and irrigate small fields। क्या कहते हैं कि पहले क्या होता था कि पानी को फसल तक ले जाया जाता था, खेतों तक ले जाया जाता था। आज क्या है कि हम लोग क्या है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि कुछ फसल मानसून सीज़न में उगती थी तो वो बारिश ऊपर से हो जाती थी, तो उसकी वजह से फसल उग जाती थी। बाकी के सीज़न में जब बारिश नहीं होती थी तो हमें पानी की ज़रूरत होती थी, और पानी जो है हमारे खेत के पास जो है अवेलेबल नहीं होता था, तो हमें क्या है कि वेल्स जो है कुओं से पानी लाना पड़ता था, खेतों तक पहुंचाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हुई है तो ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं और वहीं से जो है डायरेक्ट ज़मीन से पानी निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ने कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस लाए हैं इरिगेशन में। सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो है बहुत ही बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच। कहते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से जो ट्यूबवेल्स
चलाए जाते हैं कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। कहता है कि लार्जर एरिया ऑफ लैंड को बहुत ही इफेक्टिवली इरीगेट किया जा सकता है, उसके ऊपर अच्छे से सिंचाई की जा सकती है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट। कहता है कि स्टार्टिंग में कुछ ट्यूबवेल्स जो है सरकार के द्वारा लगाए गए थे। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्ट सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। बाद में फार्मर्स ने अपने खुद के ट्यूबवेल्स जो है लगाने स्टार्ट कर दिए। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, बाय द मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरिगेटेड। तो जितना भी एरिया था, एंटायर एरिया जो कल्टीवेट के लिए यूज़ किया जाता था, कल्टीवेटेड एरिया था, 200 हेक्टेयर ज़मीन थी, वो सारी की सारी जो है सिंचाई अच्छी से की जाने लगी। राइट तो मेन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी ने इरिगेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है फार्मर्स को। नाउ नेक्स्ट इज, आप नेक्स्ट पॉइंट पर आए, यहाँ पहले यहाँ आए, यहाँ क्या कहता है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। सी अब कहता है कि ग्रो करना मोर देन वन क्रॉप, एक से ज़्यादा क्रॉप को। इट मीन्स मान लीजिए ये आपके पास लैंड है, राइट अगर इस लैंड पर पहले अगर एक चीज़ उगाई जाती है, ठीक है, किसी चीज़ को सो किया गया एंड देन हार्वेस्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए पहले यहाँ ज्वार एंड बाजरा लगाया गया। कब लगाया गया, रेनी सीजन में ज्वार एंड बाजरा लगाया गया, उसकी फसल होगी, उसे काट लिया गया। उसके बाद जब नेक्स्ट सीजन हुआ, ज्वार और बाजरा काटने के बाद हमने क्या किया, इसी लैंड पर जो है अब अक्टूबर एंड दिसंबर में यहाँ पर पोटैटोज़ लगा दिए, इसी ज़मीन में पोटैटो लगा दिए, पोटैटो हो गई और फिर उनकी फसल काट ली गई। पोटैटो के बाद हमने क्या किया, इसी ज़मीन पर, सिर्फ सेम ज़मीन पर, इसी ज़मीन पर क्या किया गया, शुगर केन जो है उसकी फसल उगाई गई, शुगर केन की खेती की गई। तो कहने का मतलब क्या है कि ज़मीन तो एक ही है, इसके ऊपर हम क्या करें, पहले एक फसल उगाते हैं, उसे काट लेते हैं, फिर उसी ज़मीन पर दूसरी फसल उगाई जाती है, फिर काट ली जाती है। तो एक ही ज़मीन पर जब हम डिफरेंट टाइप की फसल्स को उगाकर जो है काट लिया जाता है, तो ऐसी क्रॉप को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं कि ग्रो करना, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से ज़्यादा क्रॉप लगाई जा रही है ऑन अ पीस ऑफ लैंड। ज़मीन तो आपके पास वही है, उसी ज़मीन के ऊपर जब आप एक के बाद दूसरी फसल फिर तीसरी फसल लगा पाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक ही साल में अगर आप लगा पाते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग करना। राइट इन शॉर्ट आपकी ज़मीन वही है, लैंड वही है, लेकिन उसके ऊपर आप एक सीज़न में एक क्रॉप लगाते हैं, फिर दूसरे सीज़न में दूसरी क्रॉप लगा लेते हैं। तो डिफरेंट क्रॉप्स अगर आप ऐसे ग्रो कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, एक ही साल के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। एक मोस्ट कॉमन वे है ये आपका इंक्रीज करने का प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड पे, उसी ज़मीन पर कहता है कि हम जो है फसल को इंक्रीज़ करने का, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का एक ही बहुत कॉमन वे है। ऑल द फार्मर इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेजर क्रॉप्स, मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। कहता है कि पालमपुर गांव में जितने भी किसान हैं वो कम से कम 2 क्रॉप तो उगाते ही हैं, मेन जो 2 क्रॉप्स होती हैं उनका तो प्रोडक्शन करते ही हैं। उसके अलावा अगर तीसरी क्रॉप जो है पोटैटो भी उगा लेते हैं, और पिछले 15 सालों से और 20 सालों से लगभग ऐसा ही सिस्टम चलता आ रहा है। नाउ सी आपको जो है एक टेबल दिया है, आपको क्या कहता है, लेट्स डिस्कस देखें। द फॉलोइंग टेबल शोज द लैंड अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टर्स। कहता है कि आपको एक टेबल शो की गई है जो शो करेगा आपको कि कितना एरिया, कितना लैंड जो है कल्टिवेशन में यूज़ किया जाता है इंडिया में, और उसको मेज़र किया गया है मिलियन ऑफ हेक्टर्स में। और कहता है कि प्लॉट करो इसे ऑन द ग्राफ प्रोवाइडेड। आप ग्राफ पर इसे शो करना है जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है। वट डज द ग्राफ शो, और फिर ये बताएं कि ग्राफ क्या शो करता है। सी पहले हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या, आप ये ग्राफ देखें, क्या कहता है ये कि आपको ईयर दिया है और आपको कल्टीवेटेड एरिया दिया है। ईयर शो कर रखे 1950 to 51 में कल्टीवेटेड एरिया कितना था, 90 से 91, तो ये सब आपको शो कर रखा है। और इस डाटा को क्या कहता है कि आपको ग्राफ की फॉर्म में शो करना है, जस्ट लाइक दिस। राइट तो ये क्या है, इसको ग्राफ की फॉर्म में शो किया गया है। अब आपसे क्या पूछता है इसके रिगार्डिंग, इसके क्वेश्चंस देखिए, आप क्या पूछता है क्वेश्चंस।
इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन एंड वाई। कहता है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है कि एरिया अंडर इरीगेशन जो है उसको इंक्रीज किया जाए, अगर हाँ तो क्यों, आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट कहता है कि यू हैव रीड अबाउट क्रॉप ग्रोन इन पालमपुर। आपने ये रीड किया है कि जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है पालमपुर में। अब कहता है कि फिल करो, आपको जो टेबल दिया है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप ग्रोन इन योर रीजन। आपको ये जो टेबल है ये फिल करना है। इस टेबल में आपको क्या फिल करना है कि क्रॉप्स के बारे में, कौन सी क्रॉप्स जो है आपके एरिया में जो है उगाई जाती है। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। सी सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये जो आपको टेबल शो किया है इसके अंदर आपको फिल करना है कि नेम ऑफ क्रॉप्स और किस महीने में उगाई जाती है, किस महीने में उसे काटा जाता है, और सोर्स ऑफ इरिगेशन। आपके वहाँ सोर्स ऑफ इरिगेशन इट मीन्स कि फसल के लिए जो है सिंचाई के साधन वहाँ पर कैसे यूज़ किए जाते हैं। मीन्स आप रेन पर डिपेंड करते हैं या टैंक, ट्यूबवेल या कैनाल से आप पानी का अरेंज करते हैं। जैसे भी वहाँ पर सिंचाई की जाती है उसके बारे में भी लिखना है आपको। तो ये टेबल है, ये आपको फिल करना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एक तो आपको आंसर करना है इस चीज़ का कि अगर कल्टीवेट एरिया अंडर इरिगेशन है उसे बढ़ाया जाना चाहिए तो क्यों बढ़ाया जाना चाहिए, एक तो इस चीज़ का आंसर करना है, एक आपको इस टेबल को फिल करना है। सो दिस इज योर वर्क। नेक्स्ट क्या कहता है, You have seen that one way of increasing production for the same land is multiple cropping। कहता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग को यूज़ किया जा रहा है कि सेम ज़मीन पर, सेम लैंड पर अपनी फसल को जो है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एंड द अदर वे, कहता है ये दूसरा रास्ता क्या है, अदर वे इज़ यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। कहता है कि अगर आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे, मतलब कि खेती के लिए जो आप मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करेंगे, तो भी आप फसल को जो है इंक्रीज़ कर पाएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो पाएगा। फॉर हायर यील्ड, सी क्या कहता है, टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है फॉर हायर यील्ड। हायर यील्ड का क्या मतलब है, प्रोडक्शन की बात करता है, हायर प्रोडक्शन के लिए। यील्ड इज मेजर एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड। यील्ड का क्या मतलब है कि जो क्रॉप प्रोड्यूस की गई है ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। जिस पीस ऑफ लैंड की बात की जा रही है, जितना एरिया आपके पास है उस लैंड की बात की जा रही है, उसके ऊपर जो क्रॉप प्रोड्यूस की जा रही है उसी की मेज़र करने के लिए क्या वर्ड यूज़ करता है, यील्ड। टिल द मिड 1960 द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड। कहता है कि अगर हम 1960 तक की बात करते हैं, मिड 1960 तक की बात करें, तो जो बीज यूज़ किए जाते थे वो बीज ऐसे हुआ करते थे जिनसे बहुत ही कम क्रॉप प्रोड्यूस होती थी। फार्मर्स यूज़ करते थे काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, और ऑल वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। कहता है कि खेती के लिए जो मतलब फसल उगाने के लिए जो खाद यूज़ की जाती थी वो उसमें क्या यूज़ करते थे, काउ डंग यूज़ करते थे और नेचुरल मैन्योर यूज़ करते थे, और जो बहुत ही ईजिली उनके पास अवेलेबल होता था, उन्हें मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती थी। द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द लेट 1960, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 में, इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। क्या कहता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, 1960 में आया, इन द लेट 1960। एक तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इन द लेट 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, तो आप आंसर करेंगे इन द लेट 1960। फिर कहता है कि इंडियन फार्मर्स ने कल्टीवेट किया था, क्या उगाया था ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में, व्हीट और राइस, गेहूँ और चावल, और यूज़ किया था, किसको यूज़ किया था, HYV सीड्स को यूज़ किया गया था। HYV सीड्स यूज़ किए गए। HYV का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, मतलब ऐसे बीज थे जिनसे है ना फसल बहुत ज़्यादा होती थी। कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स से कंपेयर करें तो जो ये HY सीड्स थे ये क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट, मतलब कि एक बार में जो है बहुत ज़्यादा फसल जो है इनसे उगाई जाती थी। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। कहता है कि अब जो है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में जो है यहाँ पर फसल उगाई जाती थी। इट मीन्स कि जब ये HYV सीड्स को यूज़ किया जाता था तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में जो है प्रोडक्शन होता था व्हीट का और राइस का। एज अ रिजल्ट, और इसकी वजह से क्या हुआ, द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन दैट वॉज
दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर, कि जितना पहले पॉसिबल होता था उससे कहीं ज़्यादा जो है प्रोड्यूस किया जाता था, कहीं ज़्यादा फसल होती थी। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, कहता है कि हालांकि जो ये नए तरह के जो सीड थे जिसे HY सीड्स कहा जाता है, HYV सीड कहा जाता है, इनके लिए पानी की मात्रा भी जो है प्लेंटी ऑफ वाटर जो है यूज़ किया जाता था, पानी भी काफ़ी चाहिए होता था। एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, और इनके लिए जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किए जाते थे। एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी, इट मीन्स कि एक तो जो खाद यूज़ की जाती थी वो केमिकल्स वाली यूज़ की जाती थी, दूसरा कहता है पेस्टिसाइड्स को भी यूज़ किया जाता था बेस्ट क्वालिटीज़ के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, राइट। नेक्स्ट कहता है कि हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HY सीड्स, कहता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया था किसकी वजह से, सिर्फ HY सीड्स की वजह से। कॉम्बिनेशन ऑफ HY सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, 3 चीज़ों को मिला दिया गया। एक तो बीज आए नए प्रकार के, जो खाद यूज़ की जाती थी वो भी केमिकल्स वाली थी, और तीसरा पेस्टिसाइड्स को भी यूज़ किया जाता था। अब देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, कहता है कि सबसे पहले जो ये मॉडर्न मेथड था फार्मिंग का, जिसके अंदर ये नए तरह के बीज, नई तरह की खाद यूज़ की जाती थी, ये किसने यूज़ किया? सबसे पहले पंजाब के फार्मर्स ने, हरियाणा के फार्मर्स ने, और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स ने इनको यूज़ किया था। फार्मर इन दीज रीजन सेटअप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, इन्होंने अपने ट्यूबवेल्स सेटअप किए। एंड मेड यूज़ ऑफ HY सीड्स को यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया फार्मिंग में। सम ऑफ देम बोट फार्म मशीन लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स, कुछ लोगों ने तो मॉडर्न मशीनरी भी खरीद ली, लाइक ट्रैक्टर खरीद लिए, थ्रेशर्स खरीद लिए, विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिसकी वजह से क्या होता था कि बीजों को बोना और फसल को काटना बहुत ही आसान हो जाता था। मतलब कि बोने का काम, बीज बोने का काम और फसल काटने का काम भी मशीनरी के द्वारा किया जाता था। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट, और इन लोगों की फसल जो है बहुत ही अच्छी फसल हुई थी। और पालमपुर की अगर हम बात करते हैं तो द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर, कहता है कि अगर हम पालमपुर गांव की बात करते हैं तो उस लैंड पर, पालमपुर गांव में क्या होता था कि 1 हेक्टेयर में 1300 किलो गेहूँ उगता था। लेकिन जब HY सीड्स को यूज़ करने लगे तो उसी ज़मीन पर 1 हेक्टेयर ज़मीन पर 3200 किलो गेहूँ उगने लगा। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में जो है बढ़ोतरी हुई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट, अब किसानों के पास जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गई थी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास गेहूँ हो गया था मार्केट में सेल करने के लिए। सो हम लोग यहाँ तक जो है अभी डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मिंग पालमपुर गांव में कैसे की जाती थी, ट्रेडिशनल मेथड्स कैसे थे, और मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करके कैसे जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस को कैसे इंक्रीज़ किया गया था, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सी नेक्स्ट आपको यहाँ पर सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी गई हैं। नाउ यू हैव टू डू, सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड, डू द फार्मर यूज, राइट ए नोट, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरीगेशन, हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरीगेटेड, एंड फ्रॉम वेयर डू द फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट दैट दे रिक्वायर। सो यू हैव टू आंसर दीज 4 क्वेश्चंस, राइट, this is your work। And next is, and you have also to do, also fill this table, you have also fill this table, it means 4 questions you have to do, and you have also to do fill this table, and then you have also to answer this question, is it important to increase the area under irrigation and why? So you have to answer this question, so this is your work। I hope जो है यहाँ तक आपको क्लियर होगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। So meet you in the next lecture. Till then, thanks for listening and thank you very much.